नमस्कार साथियों, बैसला की बैठक पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारी चर्चा का विषय है आरएसएस, दूसरी सरल शब्दों में कहें तो संघ। तो आइए जानते हैं, कुछ लोगों के लिए देश विरोधी है और कुछ लोगों के लिए मुस्लिम विरोधी है। तो आइए इसी की आज सच्चाई जानते हैं कि यह वास्तव में ही आरएसएस देश विरोधी और मुस्लिम विरोधी है या इसके ही बिल्कुल इसकी विपरीत छवि है। आइए पहले इतिहास के पन्नों पर चलते हैं और जानते हैं कि आरएसएस का गठन क्यों और कैसे हुआ। बात 1907 की है, जब बंगाल में आज़ादी की लड़ाई के लिए एक क्रांतिकारी समूह का संगठन का गठन हुआ जिसका नाम था अनुशीलन समिति। तो उसमें दादा भाई नौरोजी जैसे और ये सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे। तो जब दादा भाई नौरोजी ने गर्म दल के बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस की सदस्यता के लिए आमंत्रण दिया कि आइए आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कीजिए, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ ही बलीराम हेडगेवार जी थे, जो डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, ये वही बलीराम हेडगेवार हैं जो आगे चलकर आरएसएस के संस्थापक के रूप में उभरेंगे। तो 1907 से लेकर और कई लंबे समय तक बलीराम हेडगेवार जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर आगे कार्य किया। लेकिन 1917 में जिस समय तुर्की में जब खलीफा का शासन गिरा दिया गया, खलीफा का तख्ता पलट कर दिया गया, तो उसके समर्थन में, खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत की गई गांधी द्वारा। महात्मा गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में शुरू किया, जो कहीं ना कहीं हेडगेवार जी को खल गया। और तब उन्होंने ये विचार किया कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ठीक उसी प्रकार से भारत में हिंदुओं के लिए भी एक पक्ष रखने के लिए एक संगठन होना चाहिए। उस समय उन्होंने ये आरएसएस का गठन करने का उनका दिमाग में उनका विचार आया और साल 1925 में विजयादशमी के दिन हेडगेवार जी ने अधिकृत तौर पर आरएसएस की स्थापना कर दी। ये तो हो गई आरएसएस कब और आरएसएस का गठन होने का क्या कारण रहे। अब बात कर लेते हैं, जो ये आए दिन विपक्षी नेता और ये बोलते हैं कि देश विरोधी ताकत है, तो ऐसे ही आपको कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा इतिहास के पन्नों से, फिर आप जानिएगा ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुश्किल समय में, जिसकी सरकार के दौर में आरएसएस ने बढ़ चढ़कर अपने भारतीय नागरिकों के लिए, अपने देशवासियों के लिए बिना किसी भेदभाव के समर्थन में आगे आए। और आज ये वही कांग्रेसी हैं, उसको देश विरोधी बताते हैं। बात करते हैं सन 1947 की, जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से विलय की बात चल रही थी कि आप अपना जम्मू कश्मीर जो राज्य है, आप अपना जो रियासत है वो भारत में विलय कीजिए। उस असमंजस के दौर में नेहरू सरकार जब कोई राह नहीं ढूंढ पा रही थी, तो उसी समय सरदार पटेल जी ने गुरु गोवलकर, जो उस समय के आरएसएस प्रमुख थे, उनका रुख किया और उनसे बोला कि आप महाराजा हरि सिंह से भारत में विलय के लिए उनको मनाइए, एग्री करवाइए कि राजा हरि सिंह जो है वो भारत के साथ अपनी रियासत का विलय कर दें। गुरु गोवलकर जी महाराजा हरि सिंह से मिलते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह दिल्ली अपना एक लेटर भिजवाते हैं कि मैं विलय के लिए तैयार हूँ। ये तो रही जम्मू कश्मीर की बात। अब बात कर लेते हैं दादर और नागर हवेली की, जहाँ पुर्तगालियों का शासन चलता था। 28 जुलाई 1954 को वाकंकर, जो आरएसएस लीडर थे दादर और नागर हवेली क्षेत्र में, उन्होंने नारकोली पुलिस स्टेशन पर आगजनी कर दी और अधिक से अधिक संघी जो थे आरएसएस वॉलंटियर्स पूरे दादर और नागर हवेली में एक बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पुर्तगालियों के खिलाफ शुरू कर दिया, जिन्होंने पुर्तगालियों को मजबूर कर दिया कि वो सरेंडर कर दें। और उसी के परिणाम स्वरूप 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों का झंडा हटाकर, पुर्तगालियों से दादर और नागर हवेली को छुड़ाकर भारत सरकार को सौंप दिया गया और 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली झंडा हटाया गया और भारतीय तिरंगा दादर और नागर हवेली की धरती पर फहरा दिया गया। ठीक इसी प्रकार गोवा में ऐसा हुआ था। गोवा में सन 1961 में जिस समय नेहरू सरकार ने गोवा में मिलिट्री एक्शन लेने से मना कर दिया था, तो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आरएसएस जो वॉलंटियर्स थे, उनका ये कहना था कि जब तक हमारे देश के किसी भी हिस्से में बाहरी ताकतें या बाहरी कोई भी विदेशी ताकत उसका नियंत्रण रखेगी, तो हमारी भारत की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। ठीक उसी बात को, उसी सिद्धांत को लेते हुए हज़ारों की तादाद में
आरएसएस जो वॉलंटियर्स थे, आरएसएस कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। उनकी खूब गिरफ्तारियां हुई, 10-10 साल की उनको सज़ा मिली, लेकिन आरएसएस कर्मचारी, आरएसएस वॉलंटियर्स ने हार नहीं मानी। और उसी के परिणाम स्वरूप जब स्थिति बद से बदतर हो गई और पूरी जेलें भर दी गई, तो उसके परिणाम स्वरूप नेहरू सरकार ने फिर भारतीय सेना को गोवा की तरफ रुख करवाया और 1961 में गोवा पूर्ण रूप से पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हो गया। ऐसे ही 1962 की हम बात कर लेते हैं। 1962 में इंडो चाइना वॉर में जिस समय चीनी भारतीयों पर पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, उस मुश्किल की घड़ी में आरएसएस ने आर्मी के लिए रूट ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो रही हो, उसको इंश्योर करने के लिए उस चीज़ के लिए ट्रैकिंग अपनी खुद से उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई। मेडिकल एड उन्होंने उपलब्ध कराई फौजियों के लिए, जो इंजर्ड फौजी थे, जो जख्मी फौजी थे, जो घायल हो चुके थे जवान हमारे, उनके लिए रहने की व्यवस्था करवाई, उनके लिए खाना पीना मुहैया करवाया। तो ये वही आरएसएस है। ठीक उसी प्रकार 1965 के दौर में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार के दौरान इंडो पाक वॉर 1965 में जो हुई, ठीक उस युद्ध में भी आरएसएस ने बढ़ चढ़कर अपने भारतीय जवानों का, अपने भारतीय देशवासियों के लिए अपना पूरा एक अदम्य साहस दिखाया। और फिर ये कहते हैं कि ये तो देश विरोधी ताकतें हैं। और अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आरएसएस देश विरोधी ताकत थी ही, तो जब कश्मीर विलय का मुद्दा था तो नेहरू सरकार ने गुरु गोवलकर जो आरएसएस के प्रमुख थे, उनका रुख क्यों किया? तो ये सोचने वाली बात है और ये गहन अध्ययन की चीज़ है कि अगर आरएसएस को आप देश विरोधी बताते हैं तो फिर आप भी कहीं ना कहीं देश विरोधी हैं, क्योंकि देश विरोधी से हाथ मिलाने वाला व्यक्ति भी देश विरोधी कहलाया जाता है। धन्यवाद।